नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की चुनावी बिसात लगभग बीत चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अंतिम सूची जारी कर चुकी है। बात करें शेखावाटी क्षेत्र सीकर जिले की, तो सीकर जिले में इस बार कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी दमदार एंट्री हुई है। शेखावाटी क्षेत्र सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा की बात करें तो पूरे प्रदेश की यहां पर नजरें टिकी हुई है। इसके दो वजह बनती है। पहली वजह यहां पर पूर्व कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे चौधरी नारायण सिंह का बेटा वीरेंद्र सिंह यहां मैदान में है और उन्हीं घराने की पुत्रवधि डॉक्टर रीटा सिंह जेजेपी पार्टी से चुनावी मैदान में आ गई है। राजस्थान का शायद ये पहला मामला होगा कि दोनों पति पत्नी आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद करें तो बीजेपी ने यहां पर स्थानीय चेहरे के तौर पर गजानन कुमावत को मैदान में उतारा है। आरएलपी ने महावीर प्रसाद बिजारनिया को टिकट दी है। जेजेपी का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, डॉक्टर रीटा सिंह है। उसके अलावा माकपा से कॉमरेड चेहरा अमराराम मैदान में है। उसके बाद में आम आदमी पार्टी से बुद्धराम बाबा मैदान में आए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी एक यंग चेहरे को मैदान में उतारा है और निर्दलीय चेहरे भी यहां पर दमदार एंट्री कर रहे हैं। ये तमाम समीकरण मैंने आपको बताया है। 9 नवंबर से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन मैदान में रहेगा, कौन बाहर हो जाएगा। उसके बाद से चुनावी प्रबंध से और मात का खेल चलेगा। मैं आपको एक एक उम्मीदवार का बारे में आपको बताऊं। अगर बात करें कांग्रेस की तो वीरेंद्र सिंह की स्थिति ठीक नजर आती है, लेकिन वीरेंद्र सिंह का नाम पिछले लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। नाम देरी से आने से थोड़ी सी मायूसी तो कार्यकर्ता में आई है। अब चुनावी प्रबंध कैसा होगा, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं कि सोचने वाली बात होगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को पहली लिस्ट में ही नाम आ गया था, लेकिन बीजेपी का चुनावी प्रबंध बहुत ही मैं कह सकता हूं ढीला रहा। चुनावी प्रबंध जिस हिसाब से उनको करना चाहिए था, चुनाव प्रसार में जिस हिसाब से अपना बूम बनाना चाहिए था दातारामगढ़ में, लेकिन वो नहीं बना पाए। बड़े स्लो तरीके से 1 to 1 वो लोगों के पास जा रही है। हालांकि अभी बहुत सारा वक्त है, क्योंकि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व कहता है कि वो 9 नवंबर के बाद में अपनी चुनाव प्रचार की पॉलिसी में चेंज करेगा। उसके बाद करते हैं आरएलपी, तो आज पलसाना में बड़ी रैली कर रही है आरएलपी, और आरएलपी का दलितों के साथ में अगर समीकरण बैठ जाता है और वो सक्सेसफुल होता है तो आरएलपी की एंट्री देखी जा सकती है। माकपा इस बार कॉमरेड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठी हुई है। वो नजर गड़ाए बैठे हुए कि जितना ज्यादा वोटों का बिखराव होगा उतना फायदा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को होगा। इसलिए उम्मीद वो भी लगाती है, क्योंकि मार्क्सवादी पार्टी के पास में अपना वोट शेयर है। अगर वो वोट प्रतिशत बराबर रहता है और वोटों का बंटवारा हो जाता है तो मार्क्सवादी पार्टी कुछ कर सकती है। उसके बाद में निर्दलीय जो उम्मीदवार बने हुए हैं वो किसको फायदा पहुंचाएंगे, किनको नुकसान पहुंचाएंगे, अगर वो पॉलिसी भी कामयाब होती है तो यहाँ पर परिणाम है वो इधर से उधर हो सकते हैं। ऑल ओवर देखें तो मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय बनेगा। और अगर मान लीजिए कि आरएलपी का दमदार एंट्री हो जाती है और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की या चंद्रशेखर रावण की एक बड़ी सभा हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ और भी कह सकते हैं कि वोटों का बिखराव संभव हो सकता है। अगर यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने पूरे सोर्सेज लगाए हैं। नामांकन रैली के दिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो वाहन रैली थी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा गया था, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार है कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी भी सूरत में ये सीट नहीं हारना चाहते। वो बीजेपी चाहती है कि किसी भी शाम दाम दंड भेंट से वो बीजेपी दातारामगढ़ में कमल खिला ले। लेकिन स्पष्ट मैं कर दूं कि बीजेपी को अपनी पॉलिसी में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी अभी कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पा रही है। अब हम बात करते हैं सीकर जिले की, तो सीकर जिले में अभी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से वही चेहरा है, राजेंद्र पारिक मैदान में है, तो बीजेपी की तरफ से रतन जलदारी। दोनों के सामने आमने सामने का मुकाबला है। यहाँ पर ताराचंद धायल जो उपजिला प्रमुख है अभी, उन्होंने पूरा गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि ताराचंद धायल के बारे में कहा जाता है कि जमीनी कार्यकर्ता है और भाजपा के अंतिम वोटर से उनकी पकड़ है। अगर ताराचंद धायल का गणित चल पड़ता है तो वहां पर भी मुकाबला बड़ा देखने लायक होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं खंडेला की, तो खंडेला में भी स्थिति सेम सीकर जैसी है। वहां पर
कांग्रेस में युववर्ध वही चेहरा है महादेव सिंह खंडेला। बीजेपी ने युवा मैं कह सुभाष मील को टिकट देकर वहां पर नया मैं कह सकता हूं बड़ा रिस्क लिया है। सुभाष मील सचिन पायलट ग्रुप के मजबूत लीडर्स माने जाते थे, युवा चेहरे माने जाते थे, लेकिन टिकट कटने के बाद में बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने भी भरोसा दिया है। वहां पर जो पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं जो बाजिया है, बंशीधर बाजिया है, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है, इसलिए वहां पर भी चुनावी गणित है वो थोड़ा बिगड़ गया है, मुकाबला वहां पर भी फंस गया है। उसी प्रकार फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में मोमडन चेहरे पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। उसी प्रकार वहां पर बीजेपी ने सीएलसी डायरेक्टर श्रवण चौधरी को मैदान में उतारा है, उसमें भी एक पेच फंस गया। जेजेपी से नंदकिशोर मेहरिया आ गए हैं तो मधुसूदन भिंडा ये निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो वहां का मुकाबला भी बड़ा रोचक बन जाता है। उन सबसे अगर मैं कह सकता हूं कि खास और हॉट सीट है वो है प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे हैं सुभाष मेहरिया। दोनों ही कद्दावर नेता है अपनी अपनी पार्टी के। लक्ष्मणगढ़ सीट पर वहां पर दोनों की नजरें गड़ी हुई है। वहां पर लक्ष्मणगढ़ में अगर मैं बात करूं कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मजबूत बताई जाती है, वही अगर भीतरघात नहीं होता है तो मेहरिया भी बराबर की टक्कर दे सकते हैं। ये कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आपको नजर आती है। नीमका थाना नया जिला बन गया है, वहां पर प्रेम सिंह बाजोर है, उसके बाद में सुरेश मोदी है, दोनों के बीच में सीधी टक्कर मानी जाती है। लेकिन वहां पर आरएलपी है, उसकी भी एंट्री हुई है और उसके साथ ही एएसपी आजाद समाज पार्टी है, वो वोटों में कुछ बिखराव कर सकती है, इसलिए वहां पर भी परिणाम कुछ कह नहीं सकते। उसके अलावा अगर धोद की बात करें तो धोद में बहुत कुछ नया घटा है। यहाँ पर कांग्रेस का वो घराना है उसमें सेंध लगी है। यहाँ पर परशुराम मोरदिया कांग्रेस से टिकट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा चुनावी मैदान में आ रहे थे, दोनों ही बेटे वहाँ पर मोरदिया परिवार के फैमिली के दोनों वारिस चाह रहे थे कि हमें कांग्रेस की टिकट मिल जाए, जबकि पिता ऐसा नहीं चाह रहे थे। ऐसा दोनों परिवार में बिखराव हुआ। मैस मोरदिया आरएलपी में चले गया, इस प्रकार कांग्रेस का बड़ा बिखराव हो गया वहाँ पर। और गोवर्धन वर्मा बीजेपी के मजबूत दावेदार माने जाते हैं और कॉमरेड चेहरा, और मैं कह सकता हूं कि वहां पर पेमाराम वो भी एक मजबूत है। वहां पर अक्सर देखा जाता है कि कम्युनिस्टों को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक होते हैं। इस बार वहां स्थिति थोड़ी देर के लिए कांग्रेस पीछे है और वहां पर कम्युनिस्ट और भाजपा के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। ये वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं सीकर जिले की इन तमाम जो सीटों को प्रभावित करेगी। अगर मैं वापस दातारामगढ़ पर आता हूं तो दातारामगढ़ और तमाम जो सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं उसमें से नीमका थाना नया जिला बन गया है, उनकी बात करें तो यहाँ पर अभी तो थोड़ा जल्दबाजी होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये हम अगले विश्लेषण में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ से ये स्थिति साफ हो गई कि मुकाबला है, कहीं त्रिकोणीय फंस गया है तो कई निर्दलियों ने ताल ठोक कर पूरा गणित बिगाड़ दिया है। दातारामगढ़ में अगर वोट ज्यादा कटता है तो नुकसान वो कांग्रेस को हो जाएगा। और बीजेपी की बात करें अपने चुनाव प्रचार अभियान में अगर तेजी लाती है और वो बिखराव को रोक लेती है तो बीजेपी भी कुछ कर सकती है। वैसे बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी को यहां पर जो निर्दलीय जो दावेदार जितने भी आए हैं वो निर्दलीय दावेदार आने से बीजेपी थोड़ी सी चिंतित है। अगर बात करें तो आरएलपी आने से, उसके बाद में आम आदमी पार्टी आने से, जेजेपी आने से थोड़ी कांग्रेस नाराज है या थोड़ा सा कह सकते हैं कि नुकसान का उनको डर सता रहा है। ये कैसा प्रबंध करेगा? दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बेटर प्रबंध कर पाई और उनके कार्यकर्ताओं ने वास्तविक तौर पर प्रचार प्रसार का बहुत अच्छा प्रबंध कर लिया तो वही जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के लिए यही कहा जा सकता है कि आज तक बीजेपी जीती नहीं है और कांग्रेस हमेशा जीतती रही है, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक फायदा तो कांग्रेस को है, लेकिन इस बार चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी देखना होगा कि इस बार जीत है किसके नसीब में होगी। हम कोशिश करेंगे कि दातारामगढ़ का हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहें।